ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है दैट इज़ डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ हाइपो सोल्यूशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हम लोग ना केमिस्ट्री लैब में जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म तो कर देते हैं, बट हमें समझ नहीं आता क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किस लिए करते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पहले तो इस स्टेटमेंट को समझेंगे, लेकिन इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगी एक्सपेरिमेंट करते कैसे हैं, और इसकी कैलकुलेशन पार्ट भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरी बात ध्यान से समझो। डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इसका एम क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? तो इस एक्सपेरिमेंट का एम है कि आपको एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दिया जाएगा और इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता करनी होती है। क्या पता करनी होती है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता करनी होती है। एंड ये कॉन्सेंट्रेशन आप पता कैसे करते हैं? हाइपो सोल्यूशन की हेल्प से करते हैं। तो हाइपो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको पता होती है। तो आपको एक सोल्यूशन दिया होता है विद नोन कंसंट्रेशन और एक सोल्यूशन दिया होता है विद अननोन कंसंट्रेशन, और आपको इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन पता करनी होती है। तो ये तो आपके इस एक्सपेरिमेंट का एम हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा होता कैसे है, और या फिर हम इसको कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में डालते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। तो हमारा जो आज का एक्चुअल टॉपिक है उस पर आने से पहले एक बार बैकग्राउंड को समझते हैं। देखो, आप ना एक 12th में एक एक्सपेरिमेंट करते थे, मतलब 12th 11th, और अभी अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो ग्रेजुएशन बीएससी ग्रेजुएशन में भी आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज़ सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस में आप क्या करते हैं? गिवन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट में फाइंड आउट करते हैं कि कौन से एसिडिक और कौन से बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है। यानी आप किसी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस के अंदर। वहीं पे एक्सपेरिमेंट जैसे कि टाइट्रेशन, ये जो अभी हमारा टॉपिक है ना जिस वीडियो का, डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये भी एक टाइप का टाइट्रेशन ही है स्टूडेंट्स। अभी हम आगे इस टॉपिक पर आएंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि दो आपके पास, आप एक टाइट्रेशन करते हैं। अगर आपको याद हो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जिसमें आपको दो टाइप के सोल्यूशन दिए जाते हैं। ब्यूरिट में आप फिल करते हो वो सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, और फ्लास्क में आप फिल करते हो वो वाला सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता लगानी है। फिर इसमें आप एसिड बेस्ड टाइट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन करा के ब्यूरिट से निकली वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हो, एंड फिर उसको कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हो। अगर आपने कभी भी नहीं किया मान लो अपनी लाइफ में, या फिर आपको याद भी नहीं है, इट्स फाइन, अभी हम आगे बात करेंगे, बट एज अ इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रही हूँ कि आप दो टाइप के एक्सपेरिमेंट्स कर चुके होंगे। एक तो सॉल्ट एनालिसिस, एक तो है सॉल्ट एनालिसिस, और एक है आपका टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में आप किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को पता लगाते हैं कि भाई इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है ना, पता लगाते हैं ना अमाउंट का कि इसका इतना कॉन्सेंट्रेशन है। वहीं पर सॉल्ट एनालिसिस में आप किसी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सब्सटेंस इसमें कौन सा प्रेजेंट है, यही चीज़ होती है। तो ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, इसे ही हम एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें या तो हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या फिर हम किसी चीज़ को, मतलब किसी सब्सटेंस के अमाउंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? कौन कौन सी दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं? एक है आपका क्वांटिटेटिव और एक है आपका क्वालिटेटिव। जैसे जो आपका सॉल्ट एनालिसिस है स्टूडेंट्स, आपका ये जो सॉल्ट एनालिसिस है ये आता है क्वालिटेटिव में, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस में आप ये फाइंड आउट करते हो। जो आपका सॉल्ट एनालिसिस है वो इसमें आता है क्वालिटेटिव में, क्योंकि आप उसमें किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम उसे किस में डालेंगे? हम उसे डालेंगे क्वालिटेटिव में। और जब हम उसके अमाउंट को फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम उसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। जैसे टाइट्रेशन आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। अब क्वांटिटेटिव यानी जिसमें हम किसी भी चीज़ के अमाउंट को फाइंड आउट कर रहे हैं, इसे हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स और एक है आपका क्लासिकल केमिकल एनालिसिस।
इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको करने हैं। एक तो मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन क्या होता है मैं समझाती हूँ, और एक यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में यूज़ होता है आपका इंस्ट्रूमेंट जैसे पोटेंशियोमीटर, स्पेक्ट्रोग्राफिक मेथड्स या कैलोरीमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में यूज़ होते हैं। और यहाँ पर ये वन ऑफ द न्यूएस्ट एनालिसिस मेथड है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे स्पेक्ट्रोग्राफिक मेथड में क्या होता है, लाइट एनर्जी का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए, क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए। और लाइट क्या है, एक तरह की एनर्जी है। तो यानी स्पेक्ट्रोग्राफिक मेथड में एनर्जी और मैटर का इंटरेक्शन हो रहा है। वहीं पर क्लासिकल केमिकल एनालिसिस में ना हम किसी भी टाइप की इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करते हैं और मैटर का इंटरेक्शन होता है। जैसे टाइट्रेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइट्रेशन में जैसे हम एसिड बेस टाइट्रेशन में हम जो लेते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, NaOH को लेते हैं और HCl को लेते हैं। तो यहाँ पर किसी भी टाइप का एनर्जी नहीं है, मैटर ही तो है दोनों, यस और नो। तो अगर आपके मैटर का इंटरेक्शन हो रहा है तो उसे आप डालेंगे किस कैटेगरी में, मैटर का इंटरेक्शन हो रहा है तो उसे आप डालेंगे क्लासिकल केमिकल एनालिसिस के अंदर। अब ये भी दो टाइप का है। जैसे टाइट्रेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइट्रेशन के अंदर हम वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करते हैं, फर्दर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और एनालाइज करते हैं कि गिवन सब्सटेंस की क्या कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन पता लगाने के लिए हम वॉल्यूम को यूज़ करते हैं। तो जब हम वॉल्यूम का डिटर्मिनेशन करते हैं ना तो हम उसे वॉल्यूमेट्रिक की कैटेगरी में डालते हैं, और जब हम मास का डिटर्मिनेशन करके हमारी कैलकुलेशन कंटिन्यू करते हैं तो हम उसे ग्रेविमेट्रिक में डालते हैं। अब देखो ये जो वॉल्यूमेट्रिक है ना, इसे फर्दर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, गैस एनालिसिस, गैसोमेट्रिक एंड टाइट्रेशन। अब गैस को हैंडल करना, गैस भी एक टाइप की मैटर है, लेकिन गैस को हैंडल करना इजी नहीं होता, इसलिए हम जनरली ये जो दो टाइप के हैं, कौन कौन से, एक तो गैस एनालिसिस और एक गैसोमेट्रिक, ये हम परफॉर्म करना जनरली लेबोरेटरीज, मतलब आपकी जो स्कूल वाली होती है, इनमें हम अवॉइड करते हैं। और हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। टाइट्रेशन 4 मेन टाइप्स के होते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक। फ्यूचर में हम इन तीनों चारों की, मतलब आज हम 2 डिस्कस कर लेते हैं, एसिड बेस और रिडॉक्स। ये जो है ना, ये आपकी रिडॉक्स का एग्जाम्पल है, तो इसे तो हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट भी। एसिड बेस तो पहले टाइट्रेशन को समझाने के लिए कैसे परफॉर्म करते हैं, हम एसिड बेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये 2 कवर अप हो जाएंगे इस वीडियो में। कैलकुलेशन पार्ट भी अभी मैं कराती हूँ, जस्ट 5 मिनट्स मुझे दीजिए, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि टाइट्रेशन हम परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनली टाइट्रेशन के साथ। तो सबसे पहले तो देखो, टाइट्रेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। टाइट्रेशन एक तरह का क्या है, वॉल्यूमेट्रिक क्लासिकल केमिकल एनालिसिस मेथड है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है कि आपको एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा और एक का गिवन नहीं होगा, है ना। तो ये जो एक होती है आपकी ब्यूरेट, इस ब्यूरेट में आप फिल करते हो, क्या फिल करते हो, जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, इसे आप टाइट्रेंट बोलते हो। जैसे मैं अभी एसिड बेस का एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैं ले लेती हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, और मुझे इसका कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो मुझे इसकी नॉर्मेलिटी या मोलारिटी जो भी इसका मुझे पता है, नॉर्मेलिटी को मैं N से डिनोट कर रही हूँ और ये मुझे पता है, और ये मेरा बेस है, तो मैं इसको B से डिनोट कर देती हूँ, फ्लास्क में मैं फिल करती हूँ जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता लगानी है, तो इसमें मैं फिल करूँगी क्या, इसमें मैं फिल करूँगी, क्योंकि मैं एसिड बेस का एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैं HCl का एग्जाम्पल दूंगी जो कि एक एसिड है, इसे मैं A से डिनोट कर देती हूँ,
और इसकी नॉर्मेलिटी मुझे पता नहीं है, मुझे पता लगानी है। क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, तो ये क्या परफॉर्म करेंगे, ये स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे और यहाँ से H2O निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पर कोई भी केमिकल इक्वेशन नहीं लिख रही हूँ, आपको पता है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनेगा और H2O निकलेगा, लेकिन आप ध्यान से सुनो। ये फ्लास्क में आपने HCl भरा, HCl होता है आपका एसिड। एक सेकेंड रुकना। HCl होता है आपका एसिड, तो यानी कि इस फ्लास्क का जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, इस फ्लास्क का जो मीडियम होगा वो एसिडिक होगा। अब यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में धीरे धीरे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस फ्लास्क में डालेंगे ब्यूरेट से, तो एसिडिक से ये धीरे धीरे न्यूट्रल बनेगा। जब सारे के सारे OH माइनस रिएक्ट कर जाएंगे सारे के सारे H प्लस से, और फिर आप एक्स्ट्रा सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर डालेंगे, तो सोल्यूशन कैसा बनने लग जाएगा, बेसिक। सोल्यूशन कैसा बनने लग जाएगा, बेसिक। लेकिन ना आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपका रिएक्शन कब हुआ, कब ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कलरलेस है, HCl भी कलरलेस है, तो कुछ तो इंडिकेटर होना चाहिए ना, या तो कलर चेंज से आपको पता चले या स्मेल से पता चले कि हाँ आपका OH माइनस रिएक्ट कर गया है, पूरे के पूरे H प्लस से रिएक्शन हो गया भैया। तो ये हमें पता चलता है इंडिकेटर से। जैसे इस केस में हम जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो फिनोल्फ्थलीन यूज़ करते हैं। कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं, फिनोल्फ्थलीन। मैं लिखूँ क्या, आप स्पेलिंग देख लेना अगर गलत हो तो, फिनोल्फ्थलीन। वैसे भी लिखा ही नहीं जाता इसमें, ये फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन जो है वो आपका एसिडिक मीडियम में ना कलरलेस होता है, तो आप एक्सपेरिमेंट के टाइम पे HCl के साथ फिनोल्फ्थलीन को भी डालते हैं और ये कलरलेस होता है। अब रिएक्शन धीरे धीरे, मतलब ये जो सोल्यूशन है धीरे धीरे आपका एसिडिक से न्यूट्रल में कन्वर्ट होता है, तब तक आपको ये पता नहीं चलता है, मतलब तब तक आपको फिनोल्फ्थलीन का कलर चेंज नहीं दिखाई देता, मतलब आपको ये नहीं पता चलता कि हमारा रिएक्शन हो गया है क्या। उसके बाद जैसे आप एक्स्ट्रा, मतलब मान लो कि लगभग 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो चुका है और 20 ml पर आपका सारा का सारा OH माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट कर गया है, लेकिन आपको ये वॉल्यूम तो पता ही नहीं चलेगी क्योंकि कोई इंडिकेशन ही नहीं है, कोई इंडिकेशन ही नहीं है। फिनोल्फ्थलीन तो बेसिक मीडियम में लाइट पिंक देगा, अभी तो न्यूट्रल ही बना है। तो जैसे ही आप 2.1 देखोगे, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डाली, यानी वॉल्यूम को आपने 20.1 कर दिया, वैसे ही फिनोल्फ्थलीन लाइट पिंक हो जाता है। इसलिए हमेशा टाइट्रेशन में एक एरर आता है, टाइट्रेशन एरर। तो 2 पॉइंट्स बनते हैं। जैसे ही आपका फिनोल्फ्थलीन पिंक कलर देगा, लाइट पिंक कलर देगा, तब आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे कि ये एंड पॉइंट है। और जैसे ही, मतलब ये तो एंड पॉइंट हो गया, और जैसे ही मतलब आपका रिएक्शन पूरा हुआ था यानी 20 ml पे, वो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। तो ये आपका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का एक एग्जाम्पल था। आई होप आप सभी को ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आया हो। अब हम आज के एक्चुअल टॉपिक पे मूव करते हैं। काफ़ी स्क्रीन गंदी हो गई थी। आज का जो एक्चुअल टॉपिक है दैट इज़ डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये हमारा आज का टॉपिक है, यूजिंग हाइपो सोल्यूशन। ये एक रिडॉक्स टाइट्रेशन का एग्जाम्पल है। रिडॉक्स भी दो होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है परमैग्नेट, एक होता है आयोडोमेट्रिक। ये आपका आयोडोमेट्रिक का एग्जाम्पल है। अब क्योंकि मैं आपको टाइट्रेशन समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, तो अब हम सिंपल जो टर्म्स वगैरह होती हैं, अब आपको सब चीज़ पता है, तो हम बस इसकी कैलकुलेशन वाले पार्ट पे फोकस करेंगे। ये आयोडोमेट्रिक का एग्जाम्पल है। डो नॉट वरी, मैं आपको यहाँ पर इक्वेशंस भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो सबसे पहले तो ये समझो कि फॉर्मूला क्या होता है हाइपो सोल्यूशन का, मतलब हाइपो सोल्यूशन होता क्या है। तो ये हमारी दूसरी स्क्रीन आ गई है और अब हम यहाँ पर ध्यान से समझते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले तो ये देखो, सोडियम थायोसल्फेट, इसको मैं क्या कहती हूँ, सोडियम थायोसल्फेट। मैं लिखूँ क्या, सोडियम थायोसल्फेट, थायोसल्फेट, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। तो ये जो सोडियम थायोसल्फेट है ना स्टूडेंट्स, यही आपका हाइपो सोल्यूशन है। इस एक्सपेरिमेंट में हाइपो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको पता होगी।
तो ये जो ब्यूरेट होने वाला है इसमें आप क्या फिल करोगे, ये सोडियम थायोसल्फेट यानी हाइपो सोल्यूशन को आप फिल करोगे। ये जो आप ब्यूरेट में फिल करते हो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन। क्या बोलोगे आप, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन नहीं किया था कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं। एक है प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन और दूसरा होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। क्या मतलब है, देखो प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन में क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन किससे बनेगा, प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड से। तो हम डायरेक्टली प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड को यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए, प्योर होते हैं, आइडियल होते हैं। लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड्स को हम यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली हमारा सोल्यूशन बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि हो सकते हैं ये आपके मोर रिएक्टिव हों, लेस स्टेबल हों, जैसे हाइड्रोस्कोपिक हो। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब हाइग्रोस्कोपिक हो मतलब पानी को एब्जॉर्ब करते हो। तो हम एग्जैक्टली मतलब जैसे हम 1 मोलर सोल्यूशन बनाना चाहते हैं अगर, तो वो 1 मोलर बन नहीं पाएगा, तो ये आपके सेकेंडरी स्टैंडर्ड में आते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होती है और आप उसे ब्यूरेट में फिल करते हैं, लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो आपके इस टाइट्रेशन के लिए, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। जैसे सोडियम थायोसल्फेट सेकेंडरी स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल है। पहले आपको स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि आपको इसकी एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एंड इसका रीज़न बहुत सिंपल है, ये हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये यहाँ पर ये जो अगर इसकी मान लो 1 नॉर्मल है तो 1 नॉर्मल है तो एग्जैक्ट 1 नॉर्मल नहीं होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर 1/30 से कैलकुलेशन करने वाली हूँ, मान लो कि मुझे 1/30 नॉर्मल सोल्यूशन दे रखा है सोडियम थायोसल्फेट का, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है, हाइड्रोस्कोपिक है, ये प्योर नहीं है, तो फिर हमें इसका स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन देखो सेम तरीका है, जो हम एक्चुअल टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे ना, हमारे पास जो अननोन कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है, जिसे हम फ्लास्क में फिल करेंगे उसका, और ये जो सोडियम थायोसल्फेट जो सेकेंडरी आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, तो जब हम एक्चुअल टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे वो और ये जो स्टैंडर्डाइजेशन वाला प्रोसेस है ये सेम है। क्या कह रही हूँ, नहीं समझ आया? सुनो मेरी बात, सुनो एक बार सुनो। पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करते हैं का मतलब यहाँ पे, अच्छा उससे पहले आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस देख लो होता क्या है। सबसे पहले आप क्या करते हो, मतलब जब आप रिएक्शन कराओगे आप कैसे कराओगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। कॉपर सल्फेट का आप मैं यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से, इसको ही देख लेते हैं। ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है। आपने कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसी का सोल्यूशन पेंटाहाइड्रेट मतलब एनहाइड्रस नहीं है वो, है ना, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है इसमें आप इसके सोल्यूशन में आप क्या डालते हो, पोटेशियम आयोडाइड डालते हो। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आपने बीकर में लिया, मान लो आपने 20 ml लिया, है ना, आपने 20 ml लिया, कैलकुलेशन पार्ट पे भी हम आएंगे, और उसमें आप पोटेशियम आयोडाइड डालते हो, तो क्या बनता है, आयोडीन गैस लिबरेट होती है। अब वो जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो इस लिबरेशन की वजह से ब्राउन कलर का हो जाता है, इस आयोडीन गैस के लिबरेशन की वजह से। फिर आपका क्यूप्रस आयोडाइड बनता है ना, क्यूप्रस आयोडाइड, Cu2I2 भी बोल सकते हो, CuI भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, कॉपर की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है, कॉपर सल्फेट में आपकी +2 होती है, उसे आप क्यूप्रिक बोलते हो, इसमें आपकी +1 होती है, इसे आप क्यूप्रस आयोडाइड बोलते हो, और पोटेशियम सल्फेट बनता है। बैलेंस करना अभी बताऊंगी। अब ये जो आपकी लिबरेट आयोडीन हुई है ना, ये आपके जैसे मान लो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने फ्लास्क लिया, फ्लास्क में आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला, उसमें आपने पोटेशियम आयोडाइड डाला, फिर आप उसको 4-5 मिनट के लिए छोड़ देते हो, और आप नोटिस करते हो कि जो सोल्यूशन है वो ब्राउन हो चुका है, उसमें ना आयोडीन लिबरेट होती है, और आप उसे ढक के रखते हो ताकि आपकी आयोडीन ना उड़ ना जाए मतलब। अब आयोडीन आप क्या करते हो, फिर ब्यूरेट से धीरे धीरे सोडियम थायोसल्फेट डालते हो, तो ये जो लिबरेट आयोडीन हुई होती है ना,
आयोडीन लिबरेट होती है ना, इसका रिएक्शन आप इस सोडियम थायोसल्फेट के साथ कराते हो। जब आप रिएक्शन सोडियम थायोसल्फेट के साथ कराते हो आयोडीन का, तो सोडियम आयोडाइड बनता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, इसकी यहाँ पर आयोडीन की जो वो होती है वो ज़ीरो होती है, और फिर यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है दोबारा से और सोडियम टेट्राथायोनेट बनता है। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, क्योंकि आयोडीन का यूज़ हो चुका है तो वो जो ब्राउन कलर है वो धीरे धीरे फेड अवे होने लगेगा, यानी वो लाइट ब्राउन कलर आपको देने लगेगा। लेकिन आपको अगेन ये कैसे पता चलेगा कि हाँ आपका जो रिएक्शन है वो ख़त्म हो गया है, तो इसके लिए आप क्या डालते हो, आप वो डालते हो स्टार्च सोल्यूशन डालते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टार्च सोल्यूशन डालते कब है। देखो पहले तो आप क्या करते हो, वो जो ब्राउन कलर आ जाता है उसमें आयोडीन होती है, इसका रिएक्शन सोडियम थायोसल्फेट के साथ कराते हो और धीरे धीरे सोडियम आयोडाइड बनता है, सोडियम टेट्राथायोनेट बनता है और ये लाइट ब्राउन होने लगता है। जब येलोइश या फिर लाइट ब्राउन, पेल येलो ऐसा कलर आपको दिखने लगे तब आप स्टार्च सोल्यूशन डालते हो। क्वेश्चन है कि बिगिनिंग में क्यों नहीं डालते हैं। अब यहाँ पर स्टार्च सोल्यूशन डालते हैं तो ये स्टार्च आयोडो कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बना लेगा, स्टार्च आयोडो कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि बिगनिंग में क्यों नहीं डालते हैं। ऐसा सिंपल है, स्टार्च आयोडो कॉम्प्लेक्स ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये ना आयोडीन को रिएक्ट ही नहीं करने देगा ये सोडियम थायोसल्फेट के साथ, फिर रिएक्शन होगा ही नहीं। इसलिए हम इसको एंड में डालते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द आयोडीन यूज़ हो चुकी होती है। अब जैसे ही आप मान लो इसमें समवॉट मान लो कि आपने 20 ml या 25 ml सोडियम थायोसल्फेट लिया और तब तक आपकी सारी आयोडीन यूज़ हो चुकी होगी, तब आपका ये स्टार्च आयोडो कॉम्प्लेक्स जो ब्लू कलर देता है वो फेड अवे हो जाएगा और वही रीडिंग आपको नोट करनी होती है, वही आपका एंड पॉइंट होता है। इस तरह से तो आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो, ठीक है, इस तरह से तो आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो। अब आते हैं हम इसकी कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। तो सिंपल है, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कैसे करना है। आई विश मैं अभी यहाँ पर लैब में आपको शो कर पाती। एनीवेज, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कैसे करते हो, ब्यूरेट में आप फिल करते हो क्या, मैं यहाँ से बी से डिनोट कर देती हूँ, सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सोल्यूशन, ठीक है, और फ्लास्क में आप फिल करते हो कॉपर सल्फेट। लेकिन इनका रिएक्शन कराने से पहले आप क्या करते हो, इस कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराते हो पोटेशियम आयोडाइड के साथ। इससे आयोडीन गैस लिबरेट होती है, ये सोल्यूशन को ब्राउन कर देती है। आपको 4-5 मिनट रुकना होता है, ढकना होता है फ्लास्क को, और ये आयोडीन गैस लिबरेट होती है। फिर आयोडीन का रिएक्शन कराते हो सोडियम थायोसल्फेट के साथ। मतलब फ्लास्क में जो सोल्यूशन आपका ब्राउन कलर का हो जाता है तो धीरे धीरे आप क्या डालते हो इसमें, सोडियम थायोसल्फेट। फिर ये ब्राउन कलर जब आपका थोड़ा सा लाइट हो जाता है, जब ये ब्राउन कलर आपका लाइट हो जाता है तब आप इसमें डालते हो क्या, स्टार्च सोल्यूशन। क्या डालते हो, स्टार्च। यहाँ पर ब्लू कलर का आपका कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएगा। फिर जैसे ही आप ये एक्स्ट्रा डालोगे, जब रिएक्शन आपका ये पूरा हो जाएगा, पूरी की पूरी आयोडीन आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो ब्लू जो कलर ऑब्टेन हुआ है वो फेड अवे हो जाएगा और यही आपका एंड पॉइंट है। इसकी कैलकुलेशंस देखो कैसे होती है। अब जैसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को ना बैलेंस कर देती हूँ, 1 मिनट रुको। इसको बैलेंस कर देती हूँ। तो यहाँ पे 2 मोल्स कॉपर सल्फेट के 4 पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये दिख भी रहा है। 2K2SO4 बनाने के लिए, 2K2SO4 बनाने के लिए और यहाँ पे 2 ही सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट करते हैं 2। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई। यहाँ पर ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पे 2 मोल्स कॉपर सल्फेट के, है ना, 2 मोल्स कॉपर सल्फेट के रिएक्ट करते हैं 4 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ।
या फिर आप ये देख लो कि 2 मोल्स जो हैं वो 1 मोल ऑफ आयोडीन बनाता है। क्या समझा रही हूँ कि 2 मोल्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के, या फिर मैं कह दूँ कि 2 मोल्स Cu2+ के क्या बनाता है, ये बनाता है 1 मोल आयोडीन का। क्या बनाता है? 1 मोल आयोडीन का, यानी I2। और ये 1 मोल, ये जो 1 मोल है ये फर्दर रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है? 2 मोल्स थायो सल्फेट का H2O3 के साथ ये रिएक्ट करता है। ठीक है, यानी मैं कह सकती हूँ कि 2 मोल्स कॉपर सल्फेट के रिएक्ट करते हैं 2 मोल्स थायोसल्फेट के साथ। एक तो आपको ये चीज़ समझ आ गई। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अब हम फाइनली कैलकुलेशन वाला पार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अभी जो मैंने आपको जो तरीका बताया ना, सेम तरीका आपको स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज़ करना है। स्टैंडर्डाइजेशन में भी सेम चीज़ होती है, लेकिन बस इसमें यह है कि आपको जो कॉपर सल्फेट का दिया जाता है, क्योंकि आप स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हो सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, तो आपको जो कॉपर सल्फेट दिया जाएगा उसका आपको वो पता होता है। क्या पता होता है? कॉन्सेंट्रेशन पता होता है। फॉर्मूला हम स्टूडेंट्स ये यूज़ करते हैं, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। N2V2। अब यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन फटाफट से करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम स्टैंडर्डाइजेशन के लिए रीडिंग्स लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 कॉलम्स बना लेती हूँ। हम 3-4 रीडिंग लेते हैं, जो 2 सेम आती है ना हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर मैंने ये जो ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग है, इनिशियल को मैं I से डिनोट करती हूँ, फाइनल को मैं F से डिनोट कर देती हूँ।